हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम भिंडी की खेती पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इस लेक्चर की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप एग्री पैराडाइज नाम के चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, चाहे वो सस्य विज्ञान का हो या कक्षा 11 का हो या कक्षा 12 का हो। तो आइए अपने लेक्चर को अब स्टार्ट करते हैं। अब भिंडी जो होती है उसको हम कई और नाम से भी जानते हैं, जैसे कि भिंडी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेडी फिंगर कहते हैं। ठीक है, काफ़ी पतली होती है भिंडी, एकदम उंगली के समान, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लेडी फिंगर कहते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा नाम क्या होता है, ओकरा। ठीक है, ओकरा हम भिंडी को ही कहते हैं। तो ये सब अलग अलग नाम है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर पेपर में आपके पूछ लिया जाए कि ओकरा की खेती लिखिए, तो आपको भिंडी ही लिखनी है। समझ रहे हैं। अब भिंडी का जो वानस्पतिक नाम होता है, जो मुख्य नाम होता है, वैज्ञानिक नाम, वो होता है एबलमॉस्कस स्कुलेंटस। थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन आपको याद रखना है, क्योंकि इस पे इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए। भिंडी का नाम कई बार पूछा गया है आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में। अब ये कौन से कुल का सदस्य है, तो मालवेसी कुल का सदस्य है। इसके गुणसूत्र संख्या की अगर हम बात करें तो 2n बराबर 130 पाए जाते हैं। ये कुछ बेसिक जानकारी है, आपको अच्छे से याद रखनी है। पेपर में कभी कभी 2 नंबर में भी लिखने को आ जाती है कि बताइए भिंडी किस कुल का पौधा है, या फिर इसका वानस्पतिक नाम क्या है, इस तरीके से। अब इसका जो उत्पत्ति स्थान है, जिसको हम लोग ओरिजिन प्लेस बोलते हैं, वो क्या माना जाता है, वो है अफ्रीका। तो ये तो थी हमारी भिंडी की बेसिक जानकारी। अब अगर हम बात करें, जब आप देखते होंगे भिंडी को जब हम काटते हैं तो उसमें से हल्का सा लिबलिबा पदार्थ निकलता है। ठीक है, जैसे अगर हम भिंडी को काट लें तो हल्का सा लिबराहट जैसी उसमें होती है, लिबलिबा पदार्थ बाहर निकलता है। वो किसकी वजह से होता है, ऐसा क्या भिंडी में पाया जाता है जिसके कारण हल्की सी भिंडी लिबलिबी होती है? उसका कारण है आपका ये एक पदार्थ पाया जाता है, म्यूसिलेजिनस सबस्ट्रेट। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आप याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं। तो ये पाया जाता है, इसकी वजह से ही भिंडी क्या होती है, हल्की सी लिबलिबी हो जाती है। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि भिंडी के फल में जो लिबराहट होती है वो किसके कारण होती है, म्यूसिलेज सबस्ट्रेट के कारण। ये एक प्रकार का केमिकल या फिर पदार्थ होता है। अगर भिंडी की जलवायु की बात करें तो भिंडी क्या है, एक गर्म जलवायु की फसल है। ठीक है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे उसको अच्छे तरीके से उगाया जाता है, जैसे कि दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत में ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है। एक चीज़ आपने देखी होगी, जो दक्षिण भारत के लोग होते हैं उनकी त्वचा का रंग हल्का सा काला होता है। उसका कारण ये होता है कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनका त्वचा का रंग डाउन हो जाता है। ऐसे ही जो जम्मू कश्मीर या फिर जो आपके उत्तर भारत के लोग होते हैं वो गोरे होते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आपका उत्तर भारत है, वहाँ पे शीतकालीन में भिंडी की खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि भिंडी कैसी फसल है, एक गर्म जलवायु वाली फसल है। वहीं बात करें दक्षिण भारत की, जो साउथ इंडिया है हमारा, वहाँ पे भिंडी को वर्ष भर उगाया जा सकता है। ठीक है, तो भिंडी क्या है, गर्म मौसम की फसल है। इसकी अच्छी उपज के लिए लंबे समय तक गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारा जो दक्षिण भारत है, वहाँ पे भिंडी की खेती आप पूरे साल भर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर मौसम क्या होता है, गर्म रहता है। वहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म है। वहीं बात करें किस तरीके की मृदा चाहिए होती है इसको, एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जो भिंडी होती है वो पाला नहीं सह पाती है। पाला क्या करती है, सहन नहीं कर पाती है। ठीक है, बात करें अगर इसके लिए किस प्रकार की मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है भिंडी की खेती के लिए, तो अच्छे जल निकास वाली भुरभुरी। ये शब्द आप हर जगह लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ खेतियों को छोड़ के आप हर जगह लिख सकते हैं कि अच्छे जल निकास वाली भुरभुरी। और हल्की बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। चाहे बलुई दोमट हो या फिर दोमट हो, दोनों प्रकार की मिट्टी में आप भिंडी या फिर ओकरा की खेती बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर इसमें बात करें कितना पीएच मान होना चाहिए आपकी मृदा का, तो 6 से 8 के बीच में। अगर 6 से 8 के बीच में पीएच मान है आपकी मृदा का, तो बहुत ही सर्वोत्तम मानी जाती है भिंडी की खेती करने के लिए। अब हमें भिंडी की खेती करनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 3 से 4 बार जुताई कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, पाटा लगा देते हैं। अब पाटा लगाने के बाद भूमि क्या हो जाती है, हमारी मृदा जो हो जाती है वो भुरभुरी हो जाती है। और जो हम जुताई करते हैं 2 से 3, उसमें से एक जुताई जो हम करते हैं वो हम करते हैं मिट्टी पलट हल के साथ, जो मिट्टी को पलटते हुए चलता है। एक आपका देसी हल होता है
ठीक है। और बाकी की जो 2 से 3 जुताई होती हैं वो हम कर देते हैं देसी हल के साथ, और एक जुताई लेकिन हम करते हैं मिट्टी पलट हल के साथ। और मैंने आपको एक चीज़ खेती पढ़ाते हुए काफ़ी बार बताई है कि जिससे पहले हम लोग टमाटर वगैरह की खेती पढ़ चुके हैं, कि भूमि की तैयारी के वक्त ही हमें जो गोबर की खाद होती है उसको उसी वक्त खेत में मिला देना चाहिए, ताकि अच्छे से वो गोबर की खाद क्या हो, सड़ सके, जिससे हमारी जो फसल होगी उसको बड़े आराम से पोषक तत्व प्राप्त होंगे। तो हमने क्या कर ली, बढ़िया भूमि की अपनी तैयारी कर ली, जुताई करी, उसके बाद पाटा लगाया, जिससे हमारी मृदा क्या हो गई, भुरभुरी हो गई, मुलायम हो गई। ठीक है। अब बारी आ जाती है खाद और उर्वरक मिलाने की, क्योंकि मैंने आपको बताया था गोबर की खाद को हम भूमि की तैयारी के वक्त ही मिट्टी में मिला देते हैं। कितनी गोबर की खाद? 20 से 25 टन, 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से। अगर देखो, मैं आपको यहाँ पे बदलने का तरीका सिखाता हूँ कि 1 टन में कितना होता है, 100 कुंटल होते हैं। तो यहीं अगर आपसे कोई पूछ ले कि हम कितनी गोबर की खाद डालते हैं, लेकिन इसका उत्तर हमें कुंटल में बताओ, ना कि टन में बताओ, तो 1 टन में कितना होता है, 100 कुंटल होता है, जिसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो चाहे आप 20 से 25 टन कह लें, चाहे आप 200 से 250 कुंटल कह लें, एक ही बात है। ये क्या है, FYM को हम क्या बोलते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद। इसको हम भूमि की तैयारी के वक्त या फिर अंतिम जुताई के वक्त खेत में मिला देते हैं। ठीक है। और यहीं पे हम देख लेते हैं कि हमारे भिंडी की खेती के लिए कितनी नाइट्रोजन और कितनी फास्फोरस और कितनी पोटास की भी आवश्यकता पड़ती है। तो 80 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हम नाइट्रोजन को 2 तरीके से देते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन की हमारी जैसे 80 किलो है, इसके हम 2 टुकड़े कर लेंगे। 2 टुकड़े करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 टुकड़ा। 2 टुकड़ों में अगर हम बांटेंगे तो इसका आधा कितना होगा, 40 किलोग्राम होगा। इसको हम लोग बुआई के वक्त देते हैं, बुआई के समय। ठीक है। बुआई के समय जब उर्वरक दिया जाता है तो उसको हम लोग बेसल ड्रेसिंग कहते हैं। ये चीज़ पेपर में पूछी गई है कि बेसल ड्रेसिंग्स का मतलब क्या होता है। तो बुआई के समय उर्वरक को अपने खेत में देना क्या कहलाता है, बेसल ड्रेसिंग कहलाता है। और जब आप खड़ी फसल में उर्वरक डाल देते हैं तो वो टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। टॉप, जैसे कहते हैं ना, टॉप होता है ऊपर, ऐसा ही ऊपर से जब आप फसल में उर्वरक डालेंगे तो उसको हम क्या कह देते हैं, टॉप ड्रेसिंग कह देते हैं। तो हमने आधी जो नाइट्रोजन की मात्रा थी वो बुआई के समय मिला दी। अब बची हमारे पास कितनी, 40 किलोग्राम, कि भाई हमारे पास 80 किलोग्राम कुल नाइट्रोजन था ना, 40 हमने बुआई के समय डाल दी। अब बची जो 40 किलोग्राम नाइट्रोजन है हमारे पास, इसके भी हम 2 टुकड़े कर लेंगे। एक को हम 45 दिन बाद डालेंगे और दूसरे को हम 60 दिन बाद बुआई के। तो बची हुई नाइट्रोजन को हम क्या करते हैं, के भी 2 टुकड़े बनाते हैं। एक को हम 45 दिन बाद डालते हैं बुआई के, और दूसरे को हम क्या करते हैं, 60 दिन बाद डालते हैं। इस तरीके से हम उर्वरक का और खाद का प्रयोग करते हैं हमारी भिंडी की खेती में। अच्छा, अब बात कर लेते हैं भिंडी की कौन कौन सी उन्नत प्रजातियाँ होती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रजातियाँ सबसे मुख्य होती हैं खेती का। अगर आप अच्छी प्रजाति नहीं लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी फसल में क्या होगा, कोई ना कोई रोग लग जाएगा या फिर पैदावार कम होगी। तो पहली वैरायटी जो है आपकी वो है अर्का अनामिका। एक चीज़ मैंने आपको सिखाई थी कि किसी भी वैरायटी के नाम के आगे अगर पूसा लिखा हो तो वो कहाँ से निकलती है, वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से निकलती है, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, जिसको शॉर्ट में हम लोग IARI के नाम से जानते हैं। वो कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। तो जिस वैरायटी के आगे अर्का लगा होता है वो कहाँ से निकलती है, वो बेंगलुरु से निकलती है। ठीक है, बेंगलुरु से। और जिस वैरायटी का आगे पूसा लिखा होता है वो दिल्ली से निकलती है। कौन से संस्थान से, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से। और अर्का जिसके आगे लगा होता है वो भारतीय बागवानी संस्थान, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चरल रिसर्च, वहाँ से निकलती है, जो कि कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। तो ये जैसे हमारी वैरायटी है अर्का अनामिका, ये वैरायटी सबसे पहले कहाँ बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी भारतीय बागवानी संस्थान, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। अब इसकी खासियत क्या होती है, भिंडी में एक बहुत ही भयानक रोग लगता है जिसको हम लोग पीला सिरा मोज़ेक रोग कहते हैं। एक विषाणु के कारण होता है। विषाणु मतलब वायरस, जैसे कोरोना वायरस है, उसी तरीके से भिंडी में बहुत भयंकर रोग लगता है, सब पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो ये जो अर्का अनामिका किस्म है, इसमें वो रोग लगता ही नहीं है। तो आप समझ लीजिए कितना महत्व होता है एक किस्म का। अगर आप अच्छी किस्म लगाएंगे तो जो रोग बहुत भयंकर होगा वो आपके किस्म में लगेगा ही नहीं। इसीलिए खेती करते वक्त हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि हम अच्छी किस्म का चुनाव करें,
जो हम बीज खरीद कर ला रहे हैं उसमें कोई मिलावट ना हो, ठीक है, वो कोई रोग ग्रसित ना हो, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है खेती के वक्त। फिर दूसरी वैरायटी कौन सी है हमारी, परभनी क्रांति। ये किस्म कहाँ से निकाली गई है, ये MAU परभनी महाराष्ट्र से निकाली गई है, ठीक है। M का मतलब यहाँ पे होता है मराठवाड़ा से, ठीक। फिर आपकी तीसरी किस्म है पूसा सावनी। ये बहुत ही बेहतरीन किस्म है। इसकी उपज जो होती है वो लगभग 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है, 100 कुंटल, ठीक है। और ये काफ़ी लोकप्रिय किस्म भी है। इसके अलावा एक प्रकार की किस्म ऐसी होती है जो लाल भिंडी होती है, जिसकी भिंडियाँ कैसी होती हैं, लाल रंग की होती हैं। ज़्यादातर आपने मार्केट में भिंडी देखी होगी कैसी, हरे रंग की, लेकिन ये एक लाल भिंडी नामक किस्म आती है जिसके फल क्या होते हैं, लाल होते हैं, लंबे होते हैं और सीधे होते हैं, जैसा कि फोटो में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इनके अंदर बीज भी कम होते हैं। वैसे देखेंगे आप भिंडी के अंदर कितने ज़्यादा बीज निकलते हैं, जब आप उनको काटते हैं लिबलिबे होते हैं, अंदर से बीज निकलते हैं। लाल भिंडी में लेकिन ऐसा नहीं होता, उसमें बहुत ही कम बीज निकलते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और वैरायटी के नाम याद करना चाहें तो एक आपकी आती है वर्षा उपहार, एक हो गई आपकी अर्का अभय, एक आपकी हो गई हरभजन। ये सब नाम आप वैरायटी के याद कर सकते हैं, वर्षा उपहार, अर्का अनामिका, अर्का अभय, परभनी क्रांति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी हैं। एक खास तौर पे ये परभनी क्रांति और पहले नंबर वाली आपकी अर्का अनामिका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है। इनके नाम आपको रटे होने ही चाहिए। कभी कभी पेपर में ऐसे पूछ लेते हैं प्रश्न, बताओ अर्का अनामिका कौन से फसल की किस्म है, तो आपको अगर याद नहीं होंगे तो आप कहाँ से लिख पाएंगे। ये सब चीज़ें रटने वाली हैं। जो चीज़ समझाने वाली होगी वो मैं समझा लूँगा, ठीक है, और जो चीज़ रटने वाली होगी वो आपको अपने आप ही रटना पड़ेगा, उसके लिए कोई उपाय नहीं है, समझ रहे हैं। तो कैसे भी आप कोई ट्रिक बना लीजिए या हंसी खुशी खेलते खेलते किसी तरीके से आप ये वैरायटी याद कर सकते हैं। अब जैसे आपके सिलेबस में बहुत सारी वैरायटी हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि एक चार्ट तैयार कर लें और उस चार्ट पे क्या करें, एक तरफ एक फसल की वैरायटी लिखें, फिर दूसरे फसल की लिखें, तीसरे फसल की लिखें, और अपने जहाँ पे पढ़ाई करते हैं वहाँ पे दीवार पे उसको चिपका लें। तो सुबह शाम जैसे आप अगर एक आध नाम भी पढ़ लेते हैं तो पेपर के वक्त वो नाम अगर आपको याद आ जाता है तो फ्री के नंबर दे के जाएगा आपको। इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी चीज़ें जो आप करते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती हैं आपके नॉलेज पे। अब आगे बढ़ते हैं तो बीज और बुआई की बारी आ जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो दक्षिण भारत होता है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ पे आप साल भर भिंडी की खेती कर सकते हैं। तो एक आपकी गर्मी की फसल ली जाती है और एक आपकी वर्षाकालीन फसल। वर्षाकालीन फसल कौन सी फसल होती है, जो खरीफ वाली होती है। खरीफ आपने पढ़ा होगा ना, खरीफ, रबी, जायद। तो खरीफ वाली फसल क्या होती है, वर्षाकालीन होती है, जो जून जुलाई के वक्त जिसकी बुआई करी जाती है। और गर्मी की फसल दूसरी। तो गर्मी की फसल में हम कितनी बीज दर लेते हैं, 18 से 22 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें बीज लगता है। और इसकी बुआई जो हम करते हैं वो 45 गुणे 20 सेंटीमीटर पे करते हैं, जिसमें 45 जो होता है आपका वो होता है पंक्ति से पंक्ति की दूरी। भिंडी की एक पंक्ति और दूसरी पंक्ति, इनके बीच की जो दूरी होगी इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पंक्ति से पंक्ति की दूरी। और वो गर्मी वाली फसल में हम कितनी रखते हैं, 45 सेंटीमीटर रखते हैं। और 20 सेंटीमीटर क्या होता है, प्लांट इंटू प्लांट डिस्टेंस, मतलब क्या हुआ, पौधे से पौधे की दूरी, ठीक है। और ये क्या हुआ, R इंटू आर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं रो इंटू रो डिस्टेंस, ठीक है। ये सब शॉर्ट में था। वहीं अगर बरसात वाली फसल की बात करें तो इसका जो बीज लगता है वो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लग जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप समझिएगा कि जो वर्षा वाली फसल होती है उसको हम थोड़ा ज़्यादा दूरी पे लगाते हैं, मतलब पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि वर्षा वाला जो सीज़न होता है उसमें पौधे जो होते हैं भिंडी के वो काफ़ी ज़्यादा फैलते हैं, उनकी वृद्धि बहुत अच्छी होती है। वृद्धि अच्छी होगी तो ज़्यादा शाखाएँ निकलेंगी पौधे की, ज़्यादा शाखाएँ निकलेंगी तो वो ज़्यादा फैलेंगे, जिसके लिए उनको पर्याप्त स्थान मिल जाए पूरी तरीके से मैच्योर होने के लिए, तैयार होने के लिए। इसी वजह से हम इसकी दूरी ज़्यादा रखते हैं। कितनी दूरी रखते हैं, तो 60 गुणे 30 सेंटीमीटर रखते हैं, जिसमें आपकी 60 क्या हो जाएगी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, और आपकी 30 क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पौधे से पौधे की दूरी। कारण मैंने आपको समझाया, देखो यहाँ पे समझने वाली चीज़ थी वो मैंने समझा दिया,
लेकिन कितनी दूरी रखते हैं ये चीज़ क्या है, ये याद करने वाली चीज़ है। ये आपको सुबह शाम रटनी पड़ेगी। समझाने वाली चीज़ थी, वो लॉजिक वाली चीज़ थी, दिमाग उसमें लगेगा। क्यों बरसात में भाई हम ज़्यादा रखते हैं? क्योंकि पानी मिल रहा है पौधों को, उनकी वृद्धि अच्छी होगी, ज़्यादा शाखाएँ निकलेंगी। जैसे एक क्या होता है, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए एक आदमी है, वो पतला है, तो वो कुर्सी पे बहुत ही थोड़ी जगह में बैठ जाएगा। लेकिन अगर हम उसको खूब खिलाएं पिलाएं, खूब उसको ठूसें, तो वो मान लीजिए मोटा जाए खूब। अब वो ज़्यादा जगह लेगा बैठने के लिए। उसी तरीके से जब इसको पर्याप्त पानी मिलेगा वर्षा वाले मौसम में जब इसको पर्याप्त पानी मिलेगा, तब इसकी वृद्धि अच्छी होगी। अब वृद्धि अच्छी होगी मतलब क्या है, उसकी ज़्यादा शाखाएँ निकलेंगी। शाखाएँ ज़्यादा निकलेंगी तो उसको ज़्यादा जगह चाहिए पूरी तरीके से उसकी वृद्धि हो सके। इसलिए जैसे एक मोटे आदमी को ज़्यादा जगह चाहिए ना बैठने के लिए, उसी तरीके से पौधों को भी ज़्यादा जगह की आवश्यकता होगी पूरी तरीके से मैच्योर होने के लिए। इसीलिए हम वर्षाकालीन मौसम में जब भिंडी उगाते हैं तो उसमें दूरी ज़्यादा रखते हैं। पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी ज़्यादा रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी भी ज़्यादा रखते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि गर्मी के दिनों में बुआई से पहले हम बीज को क्या कर देते हैं, 24 घंटे पहले पानी में भिगो के रखते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि जो बीज होते हैं उनका अंकुरण अच्छे से हो सके। ऐसा हम क्यों करते हैं? अंकुरण के लिए 24 घंटे पहले पानी में बीज हम भिगो लेते हैं जिससे अंकुरित हो जाए वो। फिर बारी आ जाती है सिंचाई की। अब जो ग्रीष्मकालीन फसल होती है, गर्मी वाली जो फसल होगी, उसमें हम क्या करते हैं, 5 से 6 दिन के अंतर पे निरंतर सिंचाई करते रहते हैं जब तक हमें फल प्राप्त नहीं हो जाते हैं। कितने अंतराल पे करते हैं? 5 से 6 दिन के अंतराल पे, या फिर कह लीजिए 1 सप्ताह के अंतराल पे। वहीं जो वर्षाकालीन फसल होगी, जो आपकी जून जुलाई वाली फसल होगी, जून जुलाई में जिसकी आप बुआई करेंगे, वो तो उस समय वर्षा होगी तो वर्षा पे निर्भर रहेगी वो। अगर वर्षा नहीं होती है तब आप एक आध सिंचाई दे दीजिए, बाकी उतने में काम चल जाएगा। खरपतवार ऐसी चीज़ है, वो बिन बुलाए मेहमान है, उनको हटाओगे नहीं, वो सारी फसल क्या कर देंगे, नाश कर देंगे। निराई गुड़ाई हमें क्या करनी चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए। और कौन सा खरपतवार नाशी का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उसका नाम है लासो। ये एक तरीके का खरपतवार नाशी होता है जिसकी हम लोग 2 किलोग्राम मात्रा मिलाकर पानी में इसका छिड़काव कर देते हैं। और साथ ही साथ 45 दिनों के बाद हम एक हैंड वीडिंग कर देते हैं, हाथों से निराई गुड़ाई कर देते हैं, जो काफ़ी होता है खरपतवार नियंत्रण के लिए। बस ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, इतना कर देते हैं, एक खरपतवार नाशी डाल देते हैं और निराई गुड़ाई निरंतर कर देते हैं बीच बीच में। फिर अब हमारी फसल पककर तैयार हो गई है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि भिंडी में एक हार्मोन आता है जिसका नाम होता है GA3, जिसको हम लोग जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं। इसका अगर छिड़काव किया जाता है तो बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं। जो भिंडी के जो फल होते हैं, जो कि भिंडी होती हैं, वो बहुत ही अच्छे प्राप्त होते हैं अगर हम इस हार्मोन का छिड़काव करते हैं। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, कहीं अगर पूछ ली जाए कोई पेपर वगैरह में, कोई जनरल नॉलेज में ही आपसे पूछ ले, ठीक है, फलों की अच्छी वृद्धि के लिए हम कौन से हार्मोन का यूज़ करते हैं, तो जिब्रेलिक एसिड का करते हैं। फिर बारी आ जाती है फलों की तुड़ाई की। तो भिंडी की जो फलियाँ होती हैं वो फूल आने के 6-7 दिन बाद उनकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए, ठीक है। फूल आ जाए उसके 6-7 दिन बाद उनकी तुड़ाई कर लो। जब फल कोमल हो तत्पश्चात 3 से 4 दिन के अंतराल पर तुड़ाई करते रहना चाहिए। अब उपज कितनी प्राप्त होती है? अगर आप सारी क्रियाएं अच्छे से करते हैं, मतलब आप समय पे खरपतवार नियंत्रण करते हैं, समय पे सिंचाई करते हैं और सही मात्रा में खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं, एक औसत उपज कितनी प्राप्त होती है भिंडी की? तो वो होती है 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है। कितना? 80 से 100 कुंटल। तो यहाँ पे आपकी भिंडी की खेती होती है समाप्त। अब हम पढ़ेंगे इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं भिंडी में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप गारंटी है लिख के ले लीजिए कि ये क्वेश्चन आएगा जरूर। पीला सिरा बहुत ही फेमस रोग है, ये भिंडी में लगता है। देखो, ज़्यादातर आपने जो खेती पढ़ी होंगी उनमें रोग लगता है फफूंद के कारण, लेकिन भिंडी जिसको हम ओकरा कहते हैं या लेडी फिंगर, सब रिवाइज करते रहिएगा, लेडी फिंगर, ओकरा, एबलमॉस्टस स्कुलेंटस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसमें एक रोग लगता है जो कि विषाणु द्वारा लगता है। विषाणु का मतलब क्या होता है? वायरस, है ना, जैसे कोरोना वायरस। इसी तरीके से भिंडी की फसल का ये क्या है? मुख्य रोग है। इसमें होता क्या है, देखो मैं आपको फोटो दिखाऊँ। ये भिंडी की पत्ती है, ये देखिए पीली पीली हो गई है। ये क्या हो जाती है? पीली पीली हो जाती है। अब धीरे धीरे ये पूरी पत्ती ही पीली हो जाएगी।
कारण क्या है, इसमें एक वायरस आ गया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोज़ेक वायरस। मोज़ेक वायरस। अब वायरस का मैं आपको क्या बताऊं कि जैसे आपने देखा होगा कोरोना में किसी एक को कोरोना हो जाता था, वो दूसरे को भी कर दे। अब वायरस क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे कोरोना वायरस था, किसी एक आदमी की हो जाता था, अब उससे दूसरे आदमी के भी हो जाता था। तो ऐसे ही अगर एक पौधे में हो गया आपके भिंडी के, तो आपके आस पड़ोस उस पौधे के जितने पौधे लगे होंगे बेटी में, उन सब में यह रोग फैल जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो रोगी पौधे होते हैं, जैसे हमने देख लिया कि इस पौधे की पत्ती पीली पड़ रही है, मतलब इसमें मोज़ेक रोग आ गया है, वो जो रोगी पौधा होगा उसको हम लोग उखाड़ फेंक देते हैं या तो नष्ट कर देते हैं। तो इसका उपचार क्या होता है, रोगी पौधों को उखाड़ कर जला देना चाहिए। अब जलाएंगे नहीं तो क्या होगा, वो फैल जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से जैसे आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस से जो लोगों की मृत्यु होती थी उनको जला देते थे, उनके परिवार वालों को भी नहीं देते थे, ऐसे सीधे उनको जला दिया जाता था, क्योंकि उनको डर था कि अगर जलाएंगे नहीं तो उनकी बॉडी देखने जो लोग आएंगे या उनको जो कोई छुएगा उसके वह रोग फैल जाएगा। ऐसे ही भिंडी के अगर एक पौधे में यह रोग हो गया तो 100% ये चांस होता था कि उसके आस पड़ोस जितने भी पौधे लगे होंगे उन सब में यह रोग फैल जाएगा और सारी पत्तियां पीली पड़ के नष्ट हो जाएंगी। वायरस अपने आप नहीं फैलता, उसको फैलाने का काम करते हैं। कौन फैलाता है, तो सफ़ेद मक्खियाँ फैलाती हैं। ये देखिए, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट फ्लाई बोलते हैं। वाइट फ्लाई को हिंदी में हम लोग सफ़ेद मक्खी बोलते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए पीला सिरा मोज़ेक रोग जो कि भिंडी में होता है या फिर ओकरा में होता है, उसको फैलाने का काम कौन करता है, या फिर कह दे वाहक इसका कौन होता है। वाहक का मतलब वेक्टर। तो इसको फैलाने का काम जो करता है वो वाइट फ्लाई करती है, सफ़ेद मक्खी। जैसे कि यहाँ पे आप देखो पत्ती में कितनी सारी हैं, है ना, छोटी छोटी। ये सब क्या करेंगी, इस वायरस को फैलाएंगी और दूसरे पौधे पे जाके बैठ जाएंगी जाके। अब जब ये मक्खी दूसरे पौधे पे बैठेगी तो ये तो रोगी पौधे से लेके आई थी वायरस, अब ये क्या करेगी, दूसरे पौधे को भी बेकार कर देगी, उसको भी ग्रसित कर देगी। इसीलिए हमें रोग नहीं मारना है, हमें इन मक्खियों को मारना है। तो हमें इन मक्खियों के लिए क्या डालते हैं, एक दवाई आती है साइपरमेथ्रिन। इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए। इसके प्रयोग से ये जो वाहक होती हैं मक्खियाँ, सफ़ेद मक्खी, ये नष्ट हो जाती हैं और जो पौधे रोगी थे उनको हम लोग उखाड़ के जला देते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो पीला सिरा मोज़ेक रोग है इसका निवारण हो जाता है। उसके अलावा एक और तरीका है इस रोग से बचने के लिए। मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था प्रजातियां पढ़ाते वक्त कि हमें बहुत ही अच्छे से चुनाव करना चाहिए किस्मों का। तो अगर आप ऐसी प्रजाति अपने खेत में लगाएंगे भिंडी की जिसमें यह रोग होता ही ना हो, जैसे कि कौन सी प्रजाति, अरका अनामिका, एक आती है आपकी अरका अभय, ये सब ऐसी वैरायटी हैं जिनमें ये रोग लगता ही नहीं है। तो अगर ये किस्में उगाते हैं भिंडी की तो इनमें यह रोग लगता ही नहीं, मतलब क्या है, इस रोग के प्रतिरोधी हैं ये किस्में। तो ये सब आपके उपाय होते हैं इस रोग को रोकने के लिए। इसके अलावा एक और रोग लगता है जिसको हम लोग पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं, हिंदी में इसको चूर्णिन आसिता रोग कहते हैं। देखो नाम से ही क्या पता चल रहा है, पाउडरी। पाउडरी का मतलब है कि पे क्या होगा, एक सफ़ेद रंग का पाउडर जमा हो जाएगा। जैसे कि फोटो में देखिए यहाँ पे, ये देखो ये क्या है, चूर्णिन आसिता रोग है। पत्ती पे क्या हो रहा है, सफ़ेद रंग का पाउडर जमा हो जाता है। और ये होता किसके कारण है, ये फंगस के कारण होता है। ये किसके कारण है, ये फंगस के कारण होता है। फंगस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, फफूंद बोलते हैं। तो जब ये पाउडर जमा होता रहता है तो इसके तहत क्या होता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, क्योंकि एकदम सब पाउडर जमा हो जाएगा। पूरा रोग क्या करेगा, पौधे को जकड़ लेगा। इसलिए काफ़ी भयानक रोग होता है। और किसके कारण होता है, ये आपका होता है फफूंद के कारण। तो इसके उपचारण के लिए हम क्या करते हैं, जब हम बीज की बुआई करते हैं तो बीज का उपचारण करा लेते हैं। किससे उपचारण करा लेते हैं, फफूंद से रोग लग रहा है तो हम फफूंद नाशी से उपचारण करा लेते हैं। कोई भी आप फफूंद नाशी ले सकते हैं। मान लीजिए हम बीज को क्या करेंगे, उपचार करा लेंगे बीज का थायरम के साथ। थायरम क्या है, एक प्रकार का फफूंद नाशी है। 2.5 ग्राम दवाई लेंगे और उसको 1 किलो बीज में मिला देंगे। उसके बाद हम बीज की बुआई करेंगे तो ये रोग आपकी खेत में नहीं लगेगा। फिर बारी आ जाती है, एक और रोग लगता है जिसको हम लोग भिंडी का उकटा रोग बोलते हैं। ये भी कवक के द्वारा होता है। कवक हम फफूंद को ही कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पौधे की जो जड़ें होती हैं वो काली हो जाती हैं, सड़ जाती हैं पूरी तरीके से।
तो हम क्या करते हैं इसके उपचार के लिए, जो हमारी मिट्टी होती है जिसमें हम खेती कर रहे हैं भिंडी की, उसमें एक केमिकल डाल देते हैं जिसको हम लोग फार्मेलिन बोलते हैं। इससे अगर हम मिट्टी को उपचारित करेंगे तो ये रोग लगेगा ही नहीं, क्योंकि मिट्टी में जो फफूंद मौजूद होगी जिस वजह से ये रोग हो रहा है, ये केमिकल उसको मार देगा जाके। फफूंदनाशी है फार्मेलिन एक प्रकार का। तो ये सारे आपके रोग थे भिंडी के। अब कुछ कीट भी लगते हैं आपकी भिंडी की खेती में, जैसे कि जैसिड है, कपास का लाल कीड़ा है, माहू है। ठीक है, माहू एक बार देख लेते हैं। ये पीले हरे रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं जो कोमल भागों पे चिपके रहते हैं और ये क्या करते हैं, रस चूसते हैं, जिस वजह से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और फफूंद विकसित हो जाती है। तो माहू लगता है और जैसिड लगता है। ये 2 कीट अगर आप याद कर लेंगे तो इनमें ही काम चल जाएगा। अच्छा, कीट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कीटनाशी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये दवाई का नाम आप याद कर सकते हैं, मेटासिस्टॉक्स या फिर साइपरमेथ्रिन। साइपरमेथ्रिन अभी हमने एक जगह और प्रयोग करी थी, कहाँ पे, ये सफ़ेद मक्खियों को मारने के लिए। इनके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, सफ़ेद मक्खी भी तो एक प्रकार का कीट ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।